तो एवेंजर्स डूम्सडे से पहले इस मैसिव रिकैप जर्नी में मैं तुम्हें एमसीयू के फेज 2 की हर मूवी का रिकैप दूंगा, वो भी बस कुछ ही मिनटों में। बाकी हर सिंगल मूवीज के लिए प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आयरन मैन 3 कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने फ्लैशबैक से। साल 1999 की वो न्यू ईयर वाली तगड़ी पार्टी जहां अपना टोनी भैया एकदम जवान, रंगीला और घमंडी था। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक साइंटिस्ट बंदी माया हैंसन से और एक अजीब से टेढ़े मेढ़े दिखने वाले बंदे ऑल्ड्रिच किलियन से। किलियन बेचारा टोनी के साथ में काम करने का सपना लेकर आया था, पर टोनी उसे कड़कड़ाती ठंड में छत पर ठिठुरने के लिए अकेला छोड़ देता है और खुद अंदर जाकर फुलटू पार्टी करने निकल जाता है। यही वो मोमेंट था जब टोनी ने अनजाने में अपना सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन खुद ही पाल लिया था। अब आते हैं आज के टाइम में। अवेंजर्स वाली न्यूयॉर्क की लड़ाई के बाद में टोनी भैया की रातों की नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी है। उसे खतरनाक पैनिक अटैक्स आते हैं। उसे हर वक्त ये डर सताता है कि आसमान से कभी भी कोई और एलियन या फिर तबाही आकर सब कुछ मिट्टी में मिला सकती है। इसी डर के मारे वो पागलों की तरह दिन रात काम करके अपनी लैब में ही घुसा रहता है और एक के बाद एक ढेर सारे सूट्स बनाने लगता है। बंदा मार्क 42 तक पहुंच जाता है। अपनी जान से प्यारी बंदी पेपर पॉट्स के साथ में भी उसके रिश्ते थोड़े तने हुए हैं, क्योंकि टोनी अब रोमांस से ज्यादा अपनी मशीनों और सूट्स में बिजी रहने लगा है। तभी दुनिया में एंट्री होती है खूंखार और मिस्टीरियस आतंकी की, द मैंड्रियन। ये बंदा टीवी चैनल्स को हैक करके अजीबोगरीब धमकियां देता है और जगह जगह जोरदार बम धमाके करवाता है। टोनी का पुराना दोस्त और वफादार बॉडीगार्ड हैप्पी होगन भी एक ऐसे ही धमाके की चपेट में आकर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और कोमा में चला जाता है। अब टोनी का खून खौल उठता है। वो गुस्से में आकर अपनी सबसे बड़ी गलती कर देता है। वो अपने घर का एड्रेस टीवी पर लाइव चिल्ला कर देता है और मैंड्रियन को खुली चुनौती देता है कि दम है तो मेरे घर आकर दिखा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। भाई ये फैसला एकदम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। मैंड्रियन के गुंडे भारी भरकम हेलीकॉप्टर्स लेकर आते हैं और टोनी के आलीशान समुद्री बंगले की धज्जियां उड़ा देते हैं। टोनी किसी तरीके से गिरते पड़ते पेपर को बचाता है और अपने नए मार्क 42 सूट में खुद को ही लपेट कर वहाँ से उड़ जाता है। पर ये सूट अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं था, इसलिए बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है और टोनी सीधा गिरता है एक बर्फीले इलाके टेनेसी के एक गैराज में। पूरी दुनिया को यही लगता है कि टोनी स्टार्क उस हमले में मर गया। वहाँ पर टोनी को मिलता है एक स्मार्ट छोटा बच्चा हार्ले। टोनी के पास अब ना तो लैब थी ना ही जार्विस का साथ, पर उसने अपनी पुरानी इंजीनियर वाली बुद्धि का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि मैंड्रियन के धमाके असल में कोई बम नहीं बल्कि चलते फिरते इंसान है। किलियन ने एक्सट्रीमिस्ट नाम का एक वायरस बनाया है जो चोटिल फौजियों और आम इंसानों को सुपर सोल्जर बना देता है, जो आग उगल सकते हैं और खुद को ही हील कर सकते हैं। पर अगर उनकी बॉडी इस हीट को नहीं झेल पाए तो वो किसी बम की तरह फट जाते हैं। टोनी हार नहीं मानता और बिना सूट के ही मैंड्रियन के सीक्रेट अड्डे पर पहुंच जाता है और वहाँ उसे मिलता है मूवी का सबसे बड़ा झटका। जिसे दुनिया सबसे खतरनाक आतंकी समझ रही थी, वो असल में था ट्रेवल स्लेटरी नाम का एक नशेड़ी और फुस्क एक्टर। असली मास्टरमाइंड तो वही एल्ड्रिच किलियन था, जिसे टोनी ने बरसों पहले छत पर अकेला छोड़ दिया था। किलियन ने मैंड्रियन का ये नकली किरदार सिर्फ दुनिया को डराने और अपना काला धंधा चलाने के लिए बनाया था। किलियन अब टोनी को किडनैप कर लेता है और पेपर पॉट्स को भी उठा लेता है। वो पेपर के शरीर के अंदर भी वही खतरनाक एक्सट्रीमिस्ट वायरस डाल देता है। टोनी किसी तरह अपनी सूझबूझ से वहाँ से निकलता है और अपने जिगरी दोस्त रूडी मतलब वॉर मशीन के साथ मिलकर किलियन के फाइनल ठिकाने यानी एक बड़े शिपयार्ड पर पहुंचता है। रूडी का जो आयरन पैट्रियट सूट था उसे भी किलियन ने हैक करके अमेरिका के प्रेसिडेंट को किडनैप करने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। अब आता है मूवी का वो आइकॉनिक और सबसे तगड़ा सीन, हाउस पार्टी प्रोटोकॉल। टोनी अपने जार्विस को ऑर्डर देता है और अचानक आसमान से उड़ते हुए आते हैं टोनी के दर्जनों अलग अलग सूट्स, कोई बहुत ही बड़ा, कोई बहुत तेज, कोई खुदाई करने वाला। अब आयरन मैन की ये पूरी फौज किलियन के एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर्स से भिड़ जाती है और उन्हें बुरी तरीके से पेलना शुरू कर देती है। टोनी एक सूट से दूसरे सूट में जंप मारकर लड़ाई करता है एकदम सुपर स्वैग में। लड़ाई के क्लाइमैक्स में टोनी किलियन को एक सूट के अंदर फंसा कर उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर डाल देता है और किलियन अपना ढीठ था, वो अभी भी हार नहीं मानता। तभी एंट्री होती है अपनी पेपर पॉट्स की, जिसे टोनी ने मरा हुआ समझ लिया था। एक्सट्रीमिस्ट की पावर्स की वजह से वो अब एकदम आग उगलने वाली धाकड़ बंदी बन गई थी। वो अकेले ही किलियन की ऐसी की तैसी कर देती है और जोरदार ब्लास्ट के साथ में उसका काम तमाम कर देती है। सब कुछ शांत होने के बाद में टोनी जार्विस को क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल का ऑर्डर देता है और अपने सारे कीमती और मेहनत से बनाए गए सूट्स को हवा में ही दिवाली के पटाखों की तरह फोड़ देता है। ये टोनी को दुनिया का एक मैसेज देने का तरीका था कि सूट उसे आयरन मैन नहीं बनाता बल्कि वो खुद ही असली आयरन मैन है। अंत में टोनी अपनी छाती से वो पुराना आर्क रिएक्टर हमेशा के लिए निकलवा देता है और उसे समंदर की लहरों में फेंक देता है। पेपर का वायरस भी ठीक हो जाता है। मूवी के आखिरी सीन में टोनी अपनी पुरानी टूटी फूटी गाड़ी लेकर निकलता है और कॉन्फिडेंस के साथ में बोलता है, आई एम आयरन मैन। पोस्ट क्रेडिट सीन में ये मजेदार बात पता चलती है कि टोनी ये पूरी
लंबी कहानी अपने दोस्त ब्रूस बैनर को सुना रहा था, पर बेचारा डॉक्टर बैनर ये बोरिंग दास्तां सुनते सुनते बीच में ही गहरी नींद में सो गया था। और ये पोस्ट क्रेडिट सीन यहाँ पर एंड होता है। थॉर द डार्क वर्ल्ड कहानी की शुरुआत होती है हजारों सालों पहले एक पुराने और ऐतिहासिक फ्लैशबैक से, जहाँ पर थॉर के दादाजी बॉर डार्क एल्व्स के क्रूर राजा मेलेकिथ से लोहा ले रहे थे। ये मेलेकिथ एक नंबर का सन की जिद्दी और खतरनाक विलन है, जिसे ईथर नाम के एक जादुई लाल लिक्विड की मदद से पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा फैलाना था। ये ईथर असल में एक बहुत ही पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन है जो किसी भी चीज को तबाह करने की ताकत रखता है। बोर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मेलेकिथ को बुरी तरीके से हरा दिया और इस जानलेवा ईथर को एक गुप्त रियाम में बहुत ही गहराई में दफना दिया ताकि ये दोबारा किसी के भी हाथ ना लगे। मेलेकिथ और उसके बाकी चैल चपाटे हार मानकर खुद को बचाने के लिए अंतरिक्ष की गहराइयों में गहरी नींद में सो गए। अब आते हैं सीधे प्रेजेंट टाइम में। एसगार्ड में अपना लोकी भाई पिछले न्यूयॉर्क वाले बड़े कांड के बाद में जेल की सलाखों के पीछे बड़े आराम से बैठा है, जहाँ पर वो अपनी जादुई किताबों के साथ में वक्त गुजार रहा है। इधर थॉर 9 रियाम्स में मचे गदर को शांत करने के लिए और शांति फैलाने में दिन रात बिजी है, पर उसका मन अभी भी धरती वाली अपनी बंदी जेन फॉस्टर में बुरी तरीके से अटका हुआ है। उधर धरती पर जेन को एक अजीब सी जगह मिलती है जहाँ पर ग्रेविटी के साथ भयंकर खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि सारी 9 रियाम्स एक सीध में आ रही थी और ये इवेंट हजारों सालों में एक बार होता है। चीजें अपने आप हवा में तैर रही होती है। वहीं छानबीन करते वक्त गलती से जेन उस रियाम में चली जाती है जहाँ पर सदियों से ईथर दबा हुआ था। ईथर जेन के शरीर के अंदर घुस जाता है और उसे अपना होस्ट बना लेता है, जिससे जेन के पास में अजीबोगरीब ताकतें आ जाती है। ईथर के जागते ही सदियों से कुंभकर्ण की नींद सो रहा मेलेकिथ भी अपनी फौज के साथ में जागता है और अपना वही पुराना अधूरा काम करने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही थॉर को पता चलता है कि जेन की जान खतरे में है और धरती पर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, वो उसे सीधे एसगार्ड ले आता है। एसगार्ड के बड़े बड़े डॉक्टर्स और हीलर्स भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये लाल चीज क्या है जो जेन के अंदर से उसे जला रही है और उसे छूने वालों को उड़ा रही है। ओडिन चाचा बताते हैं कि ये ईथर है जो धीरे धीरे जेन को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, क्योंकि एक इंसान इसकी पावर को नहीं झेल सकता। तभी मेलेकिथ एसगार्ड पर एक बहुत ही खतरनाक और एकदम अचानक जोरदार वाला हमला बोल देता है। इस खूनी हमले में एसगार्ड की सुरक्षा टूट जाती है और थॉर की मां फ्रेगा की मौत हो जाती है। थॉर का खून खोल उठता है, वो बदले की आग में जलने लगता है, पर ओडिन उससे महल से बाहर कदम रखने से भी मना कर देता है। अब थॉर को समझ आ जाता है कि सीधे रास्ते से काम नहीं बनेगा, यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा दिमाग और शातिर चाल चाहिए। उसे एसगार्ड के उन खुफिया रास्तों की जरूरत थी जिसे सिर्फ एक ही बंदा जानता था, उसका शातिर और धोखेबाज भाई लोकी। थॉर जेल जाकर लोकी को बाहर निकालता है और उससे मदद मांगता है। लोकी पहले तो खूब नखरे दिखाता है, फिर अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए थॉर के साथ में हाथ मिलाने को तैयार हो जाता है। ये दोनों जेन को लेकर चोरी छिपे एसगार्ड से भाग निकलते हैं और पहुंचते हैं डार्क एल्व्स की दुनिया डार्क वर्ल्ड में। वहाँ इनका सामना होता है मेलेकिथ और उसकी फौज से, जहाँ पर लोकी एक भयंकर जादुई चाल चलता है। वो ऐसा नाटक करता है कि उसने फिर से थॉर को धोखा दिया है और उसका हाथ काट दिया है। मेलेकिथ जैसे ही जेन के शरीर से ईथर बाहर निकालता है, थॉर बिजली से उसे तबाह करने की कोशिश करता है, पर ईथर को कुछ नहीं होता और मेलेकिथ उसे अपने अंदर सोख लेता है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फाइट होती है जहाँ पर लोकी थॉर को बचाते हुए मेलेकिथ के सबसे ताकतवर और डरावने योद्धा कर्स के हाथों मारा जाता है। थॉर अपने भाई की लाश को देखकर बुरी तरीके से टूट जाता है और वहाँ पर उसे अकेला छोड़कर जेन के साथ धरती की तरफ भाग निकलता है। इधर धरती पर साइंटिस्ट एरिक सेल्विग, जो पिछली एवेंजर्स की मूवी में सदमे से थोड़ा पागल हो गया है, उसको पता चलता है कि सारे 9 रियाम्स एक सीधी लाइन में आने वाले हैं, जिसे कन्वर्जेंस कहते हैं, जिससे मेलेकिथ एक ही जगह से हर लोक में अंधेरा फैला सकेगा। फाइनल फाइट लंदन के ग्रीनविच में होती है। यहाँ पर ग्रेविटी और पोर्टल्स के साथ में जबरदस्त कांड होता है। कभी थॉर किसी दूसरी दुनिया में गिरता है, कभी मेट्रो में सफर करता है, तो कभी मेलेकिथ की गाड़ियां हवा में उड़ने लगती है। थॉर सेल्विग के बनाए हुए गैजेट्स और अपने हथौड़े की मदद से मेलेकिथ को उसके अपने ही विशाल शिप के नीचे कुचल देता है और पूरी दुनिया को आखिरी सेकंड में बचा लेता है। सब कुछ ठीक होने के बाद में थॉर एसगार्ड वापस आता है और वो ओडिन से कहता है कि उसे राजा नहीं बनना और उसे नहीं सिंहासन चाहिए, वो बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता है और धरती पर जेन के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। ओडिन उसे जाने की परमिशन दे देता है। थॉर वहाँ से चला जाता है, पर ओडिन का चेहरा अचानक बदलता है और हमें पता चलता है कि वो ओडिन नहीं बल्कि लोकी है। उसने अपनी मौत का नाटक किया और असली ओडिन को कहीं ठिकाने पर लगाकर खुद एसगार्ड के सिंहासन पर मजे से कब्जा जमा कर बैठा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एसगार्ड के लोग ईथर को द कलेक्टर के पास में ले जाते हैं, क्योंकि 2 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक ही जगह पर रखना किसी खतरे से खाली नहीं था। कलेक्टर मुस्कुराते हुए अपने विलन वाली टोन में बोलता है कि 1 मिल गया, अब 5 और बाकी है, यानी असली मास्टर प्लान अब शुरू होने वाला है। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर कहानी शुरू होती है वॉशिंगटन डीसी से, जहां अपना स्टीव भैया सुबह सुबह सड़कों पर दौड़कर पसीना बहा रहा था। वहीं उसे मिलता है सैम विल्सन, जो एक एक्स मिलिट्री बंदा है। स्टीव साला इतनी तेजी से दौड़ता है कि हर चक्कर में बेचारे सैम को ऑन योर लेफ्ट बोलकर उसकी जी जला देता है। सैम को समझ आ जाता है कि इस सुपर सोल्जर से रेस लगाना मतलब अपनी बेइज्जती करवाना है। तभी अपनी नताशा ब्लैक विडो एक कड़क और महंगी गाड़ी में आती है
और स्टीव को एक जरूरी मिशन पर ले जाने के लिए उठाती है। एक जहाज लेमोरियन स्टार को कुछ रशियन लुटेरों ने हाईजैक कर लिया है और शील्ड के कुछ लोगों को बंधक बना लिया है। स्टीव वहाँ पर बिना पैराशूट के कूदता है, एकदम बेखौफ, और सबको अपनी शील्ड से पेलना शुरू कर देता है। पर साला असली कांड तब होता है जब स्टीव देखता है कि नताशा वहाँ पर गुंडे नहीं मार रही, बल्कि निक फ्यूरी के पर्सनल ऑर्डर पर डेटा चोरी करने में बिजी है। स्टीव को ये दोगलापन और सीक्रेट वाला काम रत्ती भर भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो पुराना और उसूलों वाला बंदा है। स्टीव सीधे जाता है निक फ्यूरी के पास में और उसकी कायदे से क्लास लगाता है। फ्यूरी उसे शांत करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और विशाल प्रोजेक्ट इनसाइट दिखाता है। इसमें 3 बड़े बड़े हेलिकैरियर्स हैं जो आसमान से ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपराधी को उसके अपराध करने से पहले ही ट्रैक करके उसकी जी मार देंगे। स्टीव साफ बोलता है कि भाई ये सुरक्षा नहीं है, ये तो दहशत है। इधर निक फ्यूरी को भी दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि वो डेटा जो नताशा लाई थी उसे वो खुद भी डिकोड नहीं कर पा रहा था। उसे शक होता है कि शील्ड के अंदर कोई बहुत ही बड़ा गद्दार बैठा है। जैसे ही फ्यूरी उसकी छानबीन के लिए निकलता है, उस पर बीच सड़क पर भयानक जानलेवा हमला हो जाता है। तभी एंट्री होती है इस पूरे मूवी के सबसे खूंखार और जानलेवा विलन द विंटर सोल्जर की। ये साला लोहे के हाथ वाला किलिंग मशीन है। ये फ्यूरी की बख्तरबंद गाड़ी के नीचे एक मैग्नेटिक बम को चिपका देता है और उसे हवा में उड़ाने की पूरी कोशिश करता है। फ्यूरी किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर स्टीव के घर पहुंचता है और उसे एक यूएसबी पेन ड्राइव देता है और साफ साफ चेतावनी देता है कि भाई अब किसी पर भी भरोसा मत करना। तभी विंटर सोल्जर खिड़की से स्नाइपर चलाता है और फ्यूरी को सरेआम ढेर कर देता है। अस्पताल में डॉक्टर फ्यूरी को मरा हुआ घोषित कर देते हैं और इससे सबका दिल बैठ जाता है। अगले ही दिन शील्ड का सबसे बड़ा बॉस अलेक्जेंडर पियर्स स्टीव को अपने दफ्तर में बुलाकर पूछताछ करता है। स्टीव उसे कुछ भी नहीं बताता तो पियर्स को मिर्ची लग जाती है और वो स्टीव को भगोड़ा और दुश्मन घोषित कर देता है। अब आता है सिनेमा के इतिहास का वो फाड़ू और आइकॉनिक सीन, लिफ्ट फाइट। स्टीव जैसे ही लिफ्ट में घुसता है, वहाँ पर पहले से 10 से 12 हट्टे कट्टे एजेंट्स उसे पकड़ने के लिए खड़े होते हैं। स्टीव समझ जाता है कि गेम बजने वाला है। वो पूछता है क्या शुरू करने से पहले कोई भी बाहर जाना चाहता है, और फिर शुरू होती है धुलाई। स्टीव अकेले ही उन सबकी लिफ्ट में ही चटनी बना देता है और 20वीं मंजिल से कूदकर अपने शील्ड के दम पर भाग निकलता है। अब स्टीव और नताशा एक टीम बनाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी है। वो उस यूएसबी का सच ढूंढने के लिए उसी पुराने मिलिट्री कैंप में पहुंचते हैं जहां पर स्टीव ने अपनी जवानी में ट्रेनिंग ली थी। वहां उन्हें एक गुप्त अंडरग्राउंड बेस मिलता है जहां पर हजारों पुराने कंप्यूटर्स चल रहे हैं। वहां उन्हें मिलता है डॉक्टर जोला का दिमाग, जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जिंदा है। वो एक ऐसा बम फोड़ता है कि सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हाइड्रा कभी मरा ही नहीं था। वो साले शील्ड के अंदर दीमक की तरह पिछले 70 सालों से पल रहे थे। उन्होंने ही टोनी स्टार्क के बाप को मरवाया और दुनिया के सारे बड़े कांड और दंगे करवाए। तभी वहाँ पर पियर्स एक मिसाइल फिकवा देता है ताकि सच वहीं दफन हो जाए। पर स्टीव अपनी शील्ड के नीचे नताशा को दबाकर मलबे से जिंदा बच निकलता है। अब ये दोनों मदद के लिए सैम विल्सन के पास में जाते हैं, जिसके पास में एक सीक्रेट उड़ने वाला सूट द फैल्कन है। अब ये तिकड़े मिलकर पियर्स के एक चमचे एजेंट सिटवेल को उठाती है और उसे छत से फेंकने की धमकी देकर उससे पूरा सच उगलवाती है। पता चलता है कि प्रोजेक्ट इनसाइट का असली मकसद उन लाखों लोगों को एक झटके में मारना है जो हाइड्रा के रास्ते में कांटा बन सकते हैं। तभी हाईवे पर फिर से विंटर सोल्जर अपनी टीम के साथ में हमला बोल देता है। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है जहाँ पर गोलियां, बम और शील्ड का ऐसा गदर खेल चलता है कि मजा आ जाए। स्टीव और विंटर सोल्जर के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। वो एकदम रोंगटे खड़े कर देता है। स्टीव जैसे ही हाथापाई के बीच में विंटर सोल्जर का मास्क हटाता है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। वो साला कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का सबसे पक्का और जिगरी यार बकी बार्न्स था, जिसे स्टीव ने 70 साल पहले अपनी आंखों के सामने ट्रेन से गिरते देखा था। बकी जिंदा है, पर हाइड्रा ने उसका इतना गंदा ब्रेन वॉश किया है कि वो अपने भाई जैसे दोस्त को भी पहचान नहीं पा रहा। स्टीव, नताशा और सैम को हाइड्रा के लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, पर मारिया हिल वेश बदलकर उन्हें छुड़ा लेती है। और यहाँ पर मिलता है सबसे बड़ा झटका कि निक फ्यूरी भी अभी जिंदा है। उसने बस दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए अपनी धड़कनें रोकने वाली दवा ले ली थी। अब ये सब मिलकर एक आखिरी मास्टर प्लान बनाते हैं कि उन तीनों हेलिकैरियर्स के अंदर घुसकर उनकी कंट्रोल चिप्स को बदलनी है ताकि वो ऊपर जाकर एक दूसरे को ही उड़ा दे। फाइनल क्लाइमैक्स शुरू होता है। सैम आसमान में ही तबाही मचाता है। नताशा पियर्स के ऑफिस में घुसकर उसकी वाट लगा देती है। स्टीव हेलिकैरियर्स में चिप लगा देता है, पर वहाँ पर उसका सामना फिर से बकी से होता है। स्टीव उसे मारना नहीं चाहता। वो अपनी शील्ड को नीचे फेंक देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अंत तक। हेलिकैरियर्स आपस में टकराकर आग का गोला बन जाते हैं। बकी को पुरानी यादें आती है और वो स्टीव को डूबने से बचाकर किनारे पर छोड़ देता है। मूवी के एंड में शील्ड और हाइड्रा दोनों खत्म हो जाते हैं। निक फ्यूरी गायब हो जाता है और स्टीव, सैम अब बकी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें लोकी की छड़ी के साथ में क्विकसिल्वर और स्कारलेट विच की पहली झलक देखने को मिलती है और इनका सीधा एनकाउंटर होगा अब एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1। कहानी शुरू होती है 1988 के बहुत ही दुखी और इमोशनल सीन से, जहाँ पर छोटा बच्चा पीटर क्विल अपनी माँ की मौत के बाद में हॉस्पिटल के गलियारे से बाहर भागता है और तभी अचानक आसमान से एक यूएफओ
आता है और उसे एलियंस उठाकर ले जाते हैं। अब सीधा 26 साल बाद का सीन आता है जहाँ पीटर क्विल पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है और बन चुका है स्टार लॉर्ड, जो भारी भरकम नाम उसने खुद को अपनी टशन में दिया है, पर साला पूरी गैलेक्सी में उसे कोई भी नहीं पहचानता। वो एक उजाड़ और वीरान ग्रह मोरैक पर अपने हेडफोन में Come and get your love गाने पर मस्त डांस करते हुए एक रहस्यमय धातु का ऑर्ब चुराने पहुंचता है। तभी वहाँ पर रोनन के खूंखार चमचे आ जाते हैं। पीटर अपनी गजब की चालाकी और गैजेट से ऑर्ब लेकर वहाँ से कल्टी मार लेता है और अपने जहाज मिलानो में बैठकर भाग निकलता है। वो इसे भारी भरकम कीमत में बेचने के लिए एक ज़ेंडार ग्रह पर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है दो खतरनाक शिकारियों से, रॉकेट रकून, एक गंदी गालियां देने वाला चूहा, कुत्ता, बिल पता नहीं क्या, सॉरी रकून, और ग्रूट, एक 7 फीट लंबा चलता फिरता पेड़ जो बस आई एम ग्रूट बोलकर अपनी बात खत्म कर देता है। उधर रोनन जो एक नंबर का जिद्दी और सन की विलन है, उसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुंडे थैनोस के साथ में एक डील करी है कि अगर वो उसे ऑर्ब लाकर देगा तो थैनोस बदले में ज़ेंडार जैसे खूबसूरत ग्रह को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। रोनन अपनी सबसे घातक और प्रोफेशनल कातिल गमोरा को वो ऑर्ब छीन कर लाने के मिशन पर भेजता है। ज़ेंडार के बीच बाजार में इन चारों का जबरदस्त आमना सामना होता है। पीटर, गमोरा, रॉकेट और ग्रूट आपस में ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह भिड़ते हैं कि वहाँ की पुलिस, नोवा कॉप्स उन सबको रंगे हाथों पकड़कर काइलिन नाम की एक बहुत ही बुरी, गंदी और हाई सिक्योरिटी वाली जेल में डाल देती है। जेल में पीटर को मिलता है ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, जो अपनी बीवी और मासूम बच्ची की मौत का बदला रोनन से लेना चाहता है। वो गुस्से में गमोरा का गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है कि पीटर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे रोक लेता है। अब ये पांचों अतरंगी नमूने जेल से भागने का एक बहुत ही धमाकेदार और रिस्की प्लान बनाते हैं और साले आखिरकार कामयाब भी हो जाते हैं। ये सब मिलकर पहुंचते हैं नोवेयर, जो एक मरे हुए प्राचीन जीव की खोपड़ी के अंदर बसा हुआ एक पुराना शहर है, मतलब सेलेस्टियल की खोपड़ी। वहाँ ये ऑर्ब को बड़ी कीमत में बेचने जाते हैं कलेक्टर के पास में। कलेक्टर जैसे ही उस ऑर्ब को धीरे से खोलता है, उसे पता चलता है कि इसके अंदर पावर स्टोन छुपा हुआ है, जो एक ऐसा खतरनाक इन्फिनिटी स्टोन है जो अगर जमीन को छू जाए तो पूरे ग्रह को राख बना सकता है। तभी कलेक्टर की सताई हुई नौकरानी उस स्टोन को छू लेती है और वहाँ पर एक भयंकर धमाका होता है। इसी बीच ड्रैक्स अपनी बेवकूफी में रोनन को खुद वहाँ पर लड़ने के लिए बुला लेता है। रोनन अपनी पूरी फौज के साथ में आता है, सबको धूल चटाता है और वो पावर स्टोन लेकर भाग जाता है। रोनन अब थैनोस को आंख दिखाता है और बोलता है, भाई अब मेरे पास ये पत्थर है तो मैं थैनोस की भी जी मार सकता हूँ। वो सीधे ज़ेंडार को धूल में मिलाने के लिए निकल पड़ता है। अब पीटर क्विल इन सभी को एक जगह इकट्ठा करता है और एक इमोशनल और थोड़ा टाइम पास भरा भाषण भी देता है और बोलता है कि हम भले ही लुटेरे और गुनहगार हैं, पर आज हमें अपनी जान पर दांव लगाकर दुनिया बचानी पड़ेगी। ये सब मिलकर रोवेंजर्स मतलब योंडू की टीम और नोवा कॉर्प्स के साथ में हाथ मिलाते हैं और फाइनल लड़ाई ज़ेंडार के आसमान में होती है, जहाँ पर हजारों छोटे जहाज आपस में भिड़ जाते हैं। रोनन का विशाल जहाज डार्क एस्टर कंट्रोल से बाहर होकर नीचे गिरने लगता है और यहाँ पर आता है मूवी का सबसे इमोशनल और फाड़ू सीन। अपने दोस्तों को बचाने के लिए ग्रूट अपने शरीर की टहनियों से एक सुरक्षित घेरा बना लेता है और वी आर ग्रूट बोलकर अपनी जान दे देता है। जहाज क्रैश हो जाता है, पर ये सब ग्रूट की कुर्बानी की वजह से जिंदा बच जाते हैं। रोनन मलबे से बाहर निकलता है और ज़ेंडार को एक ही झटके में तबाह करने के लिए अपना पावरफुल हथौड़ा उठाने ही वाला होता है कि तभी पीटर क्विल वहाँ पर खड़ा होकर डांस करने लगता है। रोनन पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, साले ये कर क्या रहा है? पीटर बोलता है, डांस ऑफ ब्रो, मी एंड यू। इसी बीच रॉकेट और ड्रैक्स रोनन के हथौड़े पर हमला करके उसे उड़ा देते हैं और पावर स्टोन हवा में उछल जाता है। पीटर उस जलते हुए स्टोन को नंगे हाथों से पकड़ लेता है। कोई आम इंसान होता तो कब का फट जाता, पर पीटर के शरीर में कुछ अलग ही खून दौड़ रहा था। गमोरा, ड्रैक्स और रॉकेट भी पीटर के हाथ को पकड़कर उस भयंकर पावर को अपने आपस में बांट लेते हैं और रोनन की चटनी बना देते हैं। मूवी के एंड में ये सब समझदारी दिखाते हुए पावर स्टोन को नोवा कॉर्प्स को दे देते हैं ताकि वो उसे सुरक्षित तिजोरी में रखे। रॉकेट ग्रूट की एक छोटी सी टहनी को गमले में लगा देता है, जिससे बेबी ग्रूट बाहर आता है। योंडू को पीटर अपनी चालाकी से बेवकूफ बना देता है और असली स्टोन की जगह उसे खिलौना दे देता है। अब ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अपने नए जहाज में बैठकर निकल पड़ते हैं, कुछ अच्छा करने या फिर कुछ बुरा या शायद दोनों ही। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें नन्हा बेबी ग्रूट आई वांट यू बैक बेबी गाने पर नाचते हुए दिखाई देता है और कलेक्टर अपने बर्बाद हुए म्यूजियम के मलबे में हावर्ड द डक के साथ में बैठकर अपनी किस्मत को कोसता हुआ नजर आता है। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन कहानी की शुरुआत होती है सीधे एक्शन से।
से, जहां अपने सारे एवेंजर्स आयरन मैन, कैप, थॉर, हल्क, नताशा और हॉकाई सोकोविया नाम के एक देश में हाइड्रा के आखिरी बचे हुए बेस पर धावा बोल देते हैं। वहाँ हाइड्रा का एक बड़ा दलाल बैरन स्ट्रकर लोकी की उसी जादुई छड़ी सेप्टर से नए नए अजूबे पैदा कर रहा था। यहाँ एवेंजर्स का सामना होता है दो नए अजूबों से, पिएट्रो मैक्सिमोफ क्विकसिल्वर जो हवा से भी तेज दौड़ता है, और वांडा मैक्सिमोफ मतलब स्कारलेट विच जो दिमाग से खेलती है और जादुई शक्तियाँ रखती है। वांडा अपने जादू से टोनी स्टार्क के दिमाग में घुस जाती है और उसे एक ऐसा डरावना सपना दिखाती है जहाँ सारे एवेंजर्स मरे पड़े हैं और एलियंस धरती को तबाह कर रहे हैं। टोनी साला डर जाता है। वो छड़ी लेकर एस्गार्ड भेजने के बजाय सीधे अपने लैब में आता है ताकि उस छड़ी के अंदर छिपे माइंड स्टोन की मदद से अपना एक पुराना अधूरा प्रोजेक्ट पूरा कर सके। टोनी भैया अपने जिगरी या ब्रूस बैनर को भी पटाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें इस दुनिया की सुरक्षा के लिए एक खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना पड़ेगा जिसका नाम होता है अल्ट्रॉन। पर साला पासा उल्टा पड़ जाता है। अल्ट्रॉन जैसे ही एक्टिवेट होता है वो इंटरनेट छान मारता है और उसे समझ आता है कि इस धरती को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इंसानों को और खासकर एवेंजर्स को इस दुनिया से मिटा दिया जाए। अल्ट्रॉन टोनी के पुराने वफादार एआई जार्विस को मलबे में बदल देता है। टोनी के ही रोबोट्स की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और एवेंजर्स की एक पार्टी में बीच में जाकर उन्हें आग दिखाने लगता है। वो बोलता है कि तुम साले सिर्फ कठपुतलियां हो और वहाँ पर लड़ाई छिड़ जाती है। एवेंजर्स अल्ट्रॉन के इन रोबोट्स को कबाड़ बना देते हैं पर साला अल्ट्रॉन का एक ड्रोन चुपके से वो जादुई छड़ी चुरा कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और अल्ट्रॉन खुद इंटरनेट के जरिए सोकोविया भाग निकलता है। अल्ट्रॉन सोकोविया पहुंचकर दोनों जुड़वा भाई बहन को अपने साथ में मिला लेता है क्योंकि उन दोनों को भी लगता था कि उनके माँ बाप टोनी स्टार्क के बनाए बमों की वजह से मरे हैं, इसलिए वो स्टार्क से बदला लेना चाहते थे। अल्ट्रॉन अपनी बॉडी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए वाइब्रेनियम नाम की किसी कीमती धातु को खरीदने अफ्रीका पहुंचता है जहां उसकी डील होती है यूलिसिस क्लॉ से। एवेंजर्स वहां उसे रोकने जाते हैं पर वांडा अपना दिमाग चलाने वाला जादू खेल देती है और थॉर, नताशा, कैप को उनके पुराने जख्म याद दिलाकर पागल कर देती है और ब्रूस बैनर का दिमाग तो ऐसा भटकाती है कि हल्क शहर के बीचों बीच भयंकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। टोनी स्टार्क को अपना भारी भरकम हल्क बस्टर सूट मंगवाना पड़ता है और दोनों के बीच जो लात घुसे चलते हैं उससे पूरा शहर मलबे में बदल जाता है। इस भयंकर कांड के बाद में पूरी दुनिया एवेंजर्स के खिलाफ हो जाती है। अब हॉकाई सबको छुपाने के लिए अपने एक सीक्रेट फार्म हाउस पर ले जाता है जहाँ पर उसकी बीवी और बच्चे रहते हैं। वहाँ थॉर को समझ आता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो असल में उन इन्फिनिटी स्टोन्स के चक्कर में हो रहा है और वो अपनी रिसर्च के लिए निकल जाता है। उधर निक फ्यूरी अचानक खेत से बाहर निकल कर आता है और टोनी को समझाता है कि भाई उठो और इस रोबोट की जी मार दो। इसी बीच अल्ट्रॉन कोरिया पहुंचता है और वहां पर क्रेडल नाम की एक मशीन और माइंड स्टोन की मदद से अपने लिए एक एकदम परफेक्ट और अमर सिंथेटिक बॉडी बनाने लगता है। पर ऐन मौके पर वांडा अल्ट्रॉन के दिमाग को पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि अल्ट्रॉन का असली प्लान पूरी इंसानियत को खत्म करना है। जुड़वा भाई बहन पाला बदल देते हैं और एवेंजर्स की मदद करने पहुंच जाते हैं। कैप, नताशा और हॉकाई मिलकर उस आधी बनी बॉडी वाले ताबूत को चुरा लेते हैं पर अल्ट्रॉन नताशा को बंदी बनाकर सोकोविया ले जाता है। टोनी स्टार्क उस अधूरी बॉडी को लैब में लेकर आता है और उसका साला फिर से वही कीड़ा जाग जाता है। वो कहता है कि मैं इसके अंदर जार्विस का बचा हुआ प्रोग्राम डालकर एक अच्छा रोबोट बना सकता हूँ। कैप और बाकी एवेंजर्स उसे रोकने आ जाते हैं और लैब में ही आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। तभी थॉर एंट्री मारता है और अपने हथौड़े की बिजली से उस बॉडी को चार्ज कर देता है और जन्म होता है विजन का। विजन के माथे पर माइंड स्टोन चमचमा रहा होता है। एवेंजर्स को उस पर भरोसा नहीं होता पर विजन चुपचाप थॉर का हथौड़ा उठाकर थॉर के हाथ में ही थमा देता है। हथौड़ा उठाते ही सबकी बोलती बंद हो जाती है कि भाई ये बंदा तो एकदम साफ दिल का है। अब शुरू होता है महाक्लाइमैक्स। सारे एवेंजर्स विजन और जुड़वा भाई बहन को लेकर सोकोविया पहुंचते हैं जहां अल्ट्रॉन ने अपनी हजारों रोबोट्स की फौज खड़ी कर रखी थी। अल्ट्रॉन ने वाइब्रेनियम की मदद से पूरे सोकोविया शहर को जमीन से उखाड़कर आसमान में उड़ा दिया था। उसका प्लान था कि शहर को इतनी ऊंचाई पर ले जाकर धरती पर उल्का पिंड की तरह गिराया जाए जिससे पूरी दुनिया एक झटके में खत्म हो जाए। एवेंजर्स शहर के बीचों बीच एक कोर को बचाने के लिए रोबोट्स को गाजर मूली की तरह काटना और पेलना शुरू कर देते हैं। तभी आसमान में निक फ्यूरी अपने पुराने शील्ड वाले बड़े हेलीकैरियर के साथ आता है और उड़ते हुए शहर से आम लोगों को बचाना शुरू भी कर देता है। लड़ाई के बीच अल्ट्रॉन एक जेट जुराकर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। वो हॉकाई और एक छोटे बच्चे को निशाना बनाता है पर अपना पिएट्रो क्विकसिल्वर अपनी सुपर स्पीड से गोलियों के सामने आ जाता है और हॉकाई को बचाते हुए खुद दम तोड़ देता है। भाई की मौत देखकर वांडा एकदम पागल हो जाती है। वो चीखती है और अपने पूरी जादुई ताकत से अल्ट्रॉन के सारे रोबोट्स के चिथड़े उड़ा देती है और अल्ट्रॉन का दिल उसकी छाती से बाहर खींच लेती है। टोनी स्टार्क और थॉर मिलकर उस उड़ते हुए शहर को हवा में ही ब्लास्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं जिससे धरती बच जाती है। अल्ट्रॉन का आखिरी बचा हुआ रोबोट
रोबोट जंगल में भागता है पर वहाँ पर विजन पहुँचता है। दोनों के बीच में फिलोसॉफी वाली दो बातें होती है और विजन अपने लेजर लाइट से अल्ट्रॉन का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देता है। मूवी के एंड में हल्क खुद को दुनिया के लिए खतरा मानकर एवेंजर्स के एक जेट में कहीं दूर गायब हो जाता है। थॉर वापस एसगार्ड चला जाता है। इन्फिनिटी स्टोन्स का रहस्य जानने टोनी स्टार्क भी कुछ समय के लिए छुट्टी पर चला जाता है। अब कैप और नताशा मिलकर एक नया एवेंजर्स बेस बनाते हैं जहां वो अपनी नई टीम वॉर मशीन, फैल्कन, विजन और स्कारलेट विच को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। कैप चिल्लाता है अवेंजर्स और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सीधे साक्षात ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विलन थैनोस दिखाई देता है जो अपनी खाली इन्फिनिटी गाउंटलेट को हाथ में पहनता है और गुस्से में बोलता है फाइन I'll do it myself। एंटमैन। कहानी की शुरुआत होती है 1989 के एक फ्लैशबैक सीन से जहां अपने बूढ़े हैंक पिम को पता चलता है कि शील्ड के लोग उसके बनाए चमत्कारी पिम पार्टिकल्स को चोरी छुपे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। हैंक भैया को गुस्सा आ जाता है। वो नौकरी पर लात मारते हैं और कसम खाते हैं कि जब तक वो जिंदा है ये टेक्नोलॉजी किसी के भी हाथ नहीं लगने देंगे। कट के सीधा आते हैं हम प्रेजेंट डे में जहाँ पर हमारा हीरो स्कॉट लैंग जेल से छूटकर बाहर आ रहा है। स्कॉट साला दिल का अच्छा है पर पैसों की तंगी और अपनी छोटी बेटी कैसी से मिलने के चाहत में वो फिर से अपने पुराने येड़े दोस्तों लुइस और उसकी गैंग के साथ में मिलकर आखिरी चोरी का प्लान बनाता है। लुइस उसे बताता है कि एक बुड्ढे के घर एक तिजोरी में बहुत तगड़ा माल रखा हुआ है। स्कॉट तिजोरी तोड़ता है पर साला वहाँ पर पैसों के बजाय उसे मिलता है सिर्फ एक अजीब सा सूट और हेलमेट। स्कॉट उस सूट को घर पर लेकर आता है और पहनता है और जैसे ही बटन दबाता है उसकी फटके 4 हो जाती है। वो सीधे एक चींटी के बराबर की साइज का हो जाता है। बाथटब में पानी की बूंदे उस पर बम की तरह गिरती है और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस से बड़ा होता है और डर के मारे सूट को वापस रखने चला जाता है। पर जैसे ही वो बुड्ढे के घर से बाहर निकलता है पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। तभी जेल में वकील बनकर आते हैं खुद हैंक पिम। असल में ये पूरी चोरी हैंक का ही प्लान था ताकि वो स्कॉट का टेस्ट ले सके। हैंक चींटियों की मदद से स्कॉट को जेल से भगाते हैं और उसे अपने घर पर लेकर आते हैं। वहाँ पर हैंक और उनकी कड़क बेटी होप स्कॉट को बताते हैं कि हैंक का पुराना चमचा डैरेन क्रॉस पागल हो चुका है। उसने पिम पार्टिकल्स की नकल करके एक खतरनाक मिलिट्री सूट बना लिया है, येलो जैकेट। अगर वो सूट आतंकियों के हाथ में लग गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब शुरू होती है स्कॉट लैंग की रगड़ कर ट्रेनिंग। होप उसे लात घुसे मारना सिखाती है और हैंक उसे चींटियों के साथ में दोस्ती करना और उन्हें कंट्रोल करना सिखाता है। स्कॉट को 4 तरह की चींटियों की फौज मिलती है जिसमें उसका सबसे प्यारा घोड़ा मतलब चींटी उड़ने वाली एंटनी होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में हैंक उसे एक पुराने गोदाम से एक सिग्नल डिकॉय चुराने के लिए भेजता है पर साला वहाँ पर पहुंचकर पता चलता है कि वो अब कोई पुराना गोदाम नहीं है बल्कि एवेंजर्स का नया कड़क बेस बन चुका है। वहाँ पर स्कॉट का सामना होता है सैम विल्सन मतलब फैल्कन से। फैल्कन बोलता है छोटू तू कहाँ घुस रहा है और दोनों के बीच में 1 नंबर की फाड़ू फाइट होती है। चींटी जितना छोटा होकर स्कॉट फैल्कन के सूट के अंदर घुसकर उसके तार ढीले कर देता है और सामान लेकर 9-2-11 हो जाता है। फैल्कन अपनी बेइज्जती से परेशान होकर रेडियो पर बोलता है ये बात टोनी स्टार्क को पता नहीं चलनी चाहिए। अब आता है असली मिशन का दिन। स्कॉट अपने दोस्तों लुइस, कर्ट और डेव को लेकर क्रॉस की कंपनी पिमटेक में घुसने का प्लान बनाता है। स्कॉट चींटियों की फौज को लेकर पानी की पाइप और सर्वर रूम के रास्ते अंदर घुस जाता है और डैरेन क्रॉस के सारे डेटा को उड़ाने के लिए बम फिट कर देता है। पर साला डैरेन क्रॉस पहले से ही जाल बिछाकर बैठा था। वो स्कॉट को एक कांच के बक्से में बंद कर देता है और हाइड्रा के गुंडों को अपना येलो जैकेट सूट बेचने लगता है। तभी हैंक पिम अपनी चींटियों की मदद से कांच का बक्सा तोड़वाते हैं पर डैरेन क्रॉस वहाँ पर हैंक को गोली मार देता है और खुद येलो जैकेट पहनकर उड़ जाता है। स्कॉट छोटा होकर उसके पीछे भागता है और पिमटेक की पूरी बिल्डिंग बम धमाके में एक कंचे जितनी छोटी होकर गायब हो जाती है। अब शुरू होता है इस मूवी का सबसे अनोखा और कॉमेडी से भरपूर फाइनल क्लाइमैक्स। डैरेन क्रॉस उड़कर सीधे स्कॉट की बेटी कैसी के कमरे में पहुंच जाता है और उसे बंधक बना लेता है। स्कॉट वहां पर पहुंचता है और दोनों के बीच में थॉमस ट्रेन के ट्रक से लड़ाई होती है। जो लड़ाई उन दोनों को बहुत ही भयंकर लग रही थी वो बाहर से देखने पर एकदम फालतू लग रही थी क्योंकि छोटी सी खिलौने वाली ट्रेन के गिरने पर भी ऐसा साउंड आ रहा था जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। डैरेन क्रॉस का सूट इतना मजबूत था कि स्कॉट के हमले उस पर बेअसर थे। अपनी बेटी को बचाने के लिए स्कॉट एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो अपने सूट के रेगुलेटर को तोड़कर क्वांटम रियाम के अंदर घुस जाता है। वो इतना छोटा हो जाता है कि येलो जैकेट सूट के अंदर घुसकर उसके सारे तार और कोर को तबाह कर देता है जिससे डैरेन क्रॉस खुद के ही सूट में सिकुड़कर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। स्कॉट साला टाइम और स्पेस से परे उस क्वांटम रियाम में खो जाता है जहाँ पर हैंक पिम की बीवी सालों पहले खो गई थी। पर स्कॉट अपनी बेटी कैसी की आवाज सुनता है और अपने बड़े होने वाली डिस्क का इस्तेमाल करके चमत्कारिक रूप से वापस नॉर्मल दुनिया में लौट आता है। हैंक पिम ये देखकर हैरान रह गए थे कि कोई क्वांटम रियाम से जिंदा वापस भी आ सकता है और
उन्हें उम्मीद जागती है कि उनकी बीवी भी जिंदा हो सकती है। मूवी के एंड में स्कॉट को अपनी बेटी से मिलने की इजाजत मिलती है। लुइस अपनी पुरानी फालतू की आदतों के मुताबिक एक लंबी घुमावदार कहानी सुनाता है और बताता है कि फैल्कन एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहा है जो छोटा हो सकता है और दीवारें लांघ सकता है, यानी स्कॉट। मिड क्रेडिट सीन में हैंक पिम अपनी बेटी होप को उसकी माँ का बनाया हुआ एक सूट दिखाते हैं जिसका नाम होता है द वास्प, और होप मुस्कुराकर बोलती है इट्स अबाउट डैम टाइम। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सीधा दिखता है कैप्टन अमेरिका और सैम विल्सन, जिन्होंने एक गैरेज में बकी बार्न्स द विंटर सोल्जर को ढूंढ निकाला है और उसका हाथ कहीं पर फंसाया गया है। फैल्कन बोलता है टोनी हमारी मदद नहीं करेगा, पर मैं एक बंदे को जानता हूं जो काम आ सकता है, मतलब समझ ही जाओ एंटमैन। और मूवी यहां पर एंड होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। मिलते हैं अगली मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जहां पर एवेंजर्स पहली बार हारे थे, वो भी अपने आप से। सब्सक्राइब, टाटा, बाय बाय।